सुल्तान और बादशाह दो शब्द हैं जो राजा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनमें क्या अंतर है? आज ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम प्रकाश डालते हैं कि सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर होता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद भारत में मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उसका गुलाम था, भारत की बागडोर सौंप दी और वह अकूत संपत्ति लेकर लूटी हुई चला गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे इल्तुतमिश हो या रजिया सुल्तान हो, सभी भारत के सुल्तान कहलाए। बादशाह क्यों नहीं कहे गए? तो इसके संबंध में हम पाते हैं कि जो सुल्तान होता है, यह इस्लाम के जो सारे देश हैं उनका एक मालिक बनाया जाता है, जिसे खलीफा कहते हैं। तो खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में जो किसी देश पर शासन करता हो मुस्लिम, उसे सुल्तान कहा जाता है। टर्की में ये खलीफा बैठे होते थे और इस्लामिक जितने भी देश हैं उनमें जो भी कार्य होता था सब इस खलीफा से पूछ करके किया जाता था। तो जब सल्तनत काल रही है तो उसका राजा सुल्तान कहलाता था, क्योंकि वह खलीफा के अंडर में काम करता था। तो चाहे इब्राहिम लोदी हों, तुगलक हों, सब कोई सुल्तान थे, जिनका खलीफा यानी मालिक अन्य देश में रहता था, लेकिन अपने निर्देश भेज करके सुल्तानों से उनका पालन कराया करता था। इसके आगे जब हम बादशाह की बात करते हैं तो बादशाह जो थे वे स्वतंत्र थे। उनको किसी खलीफा से कोई आज्ञा नहीं लेनी थी। खलीफा सुल्तानों का संरक्षण भी करता था। जब सुल्तान पर कोई मुसीबत आती थी तो खलीफा अपनी सेना भेज कर मदद करते थे। लेकिन जब बादशाह बने तो बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, औरंगजेब, बहुत से मुग़ल बादशाह बने हैं। तो इन्होंने खलीफा के अंडर में रह कर के कोई काम नहीं किया, इसीलिए इन्हें शहंशाह भी कहा जाता है और बादशाह भी कहा जाता है। खलीफा की जो नीति है वो पहली यही थी कि मुस्लिम यदि शासक हो कोई तो उस पर कोई दूसरा मुस्लिम युद्ध नहीं करेगा उससे, और वो राज्य दूसरा मुस्लिम नहीं हथियाएगा। लेकिन जब बाबर आया तो उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और खुद राजा बन गया। यानी खलीफा की नीति के विपरीत यह कार्य किया गया। इसलिए बाद के जो राजा हुए हैं उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और जो राजा स्वतंत्र होते थे वे बादशाह कहे जाते थे। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नर जनरल और वायसराय, इसमें क्या अंतर है? गवर्नर जनरल और वायसराय। तो इसमें हम जानते हैं कि गवर्नर
जो है राज्यपाल को कहा जाता है। तो पुराने समय में जब अंग्रेजी राज्य की नींव डाली गई तो बंगाल का गवर्नर यानी राज्यपाल क्लाइव को बनाया गया। अब बंगाल और मद्रास और बॉम्बे या बम्बई उस समय अंग्रेज 3 स्थानों पर अपनी जड़ें जमा रहे थे। तो बंगाल के गवर्नर क्लाइव को बनाया गया, लेकिन तीनों राज्यों को मिला करके एक संयुक्त गवर्नर बनाया गया जिसे गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल, मद्रास, बम्बई का संयुक्त जो गवर्नर बना उसे गवर्नर जनरल कहा गया। जैसे वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, डलहौजी, ये सब थे गवर्नर जनरल। यानी जितने भी राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य हो रहा था, लूट मचाई जा रही थी, उस सब का संयुक्त रूप से मालिक जो है गवर्नर जनरल कहलाया। लेकिन जब 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, तो उसके बाद अंग्रेज बुरी तरीके से डर गए थे और उन्होंने भारत में जो शासन है वो क्राउन को सौंप दिया था। यानी इंग्लैंड के राजा ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया था। उस समय महारानी विक्टोरिया का राज था। तो 1857 के बाद महारानी विक्टोरिया यानी भारत का शासन जो अंग्रेजी था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रहा, अपितु इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया के पास चला गया, जिसे क्राउन कहते थे। और इसके बाद जो भी गवर्नर जनरल आए भारत में, वे सब इंग्लैंड की महारानी या महाराजा जो भी हुए, उनके प्रतिनिधि के रूप में भारत में आए। और इसलिए इनको वायसराय कहा गया, जो क्राउन के प्रतिनिधि होते थे, यानी इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि। इनमें कर्नल, कर्जन, इरविन, माउंटबेटन ये प्रसिद्ध थे। तो 2 बातें हमने जानी, एक गवर्नर जनरल जो जितने भी राज्य होते थे अंग्रेजी सरकार के, सबका एक संयुक्त स्वामी होता था गवर्नर जनरल। और जब 1857 के बाद भारत में ईस्ट इंडिया का शासन जो है रानी ने अपने हाथ में ले लिया, तो उसके बाद जो कोई आते थे यहाँ पर, वे रानी के या इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि होते थे और उन्हें गवर्नर जनरल न कह करके वायसराय कहा गया। इसके बाद में 1948 के बाद सी राजगोपालाचारी फिर भारत के गवर्नर जनरल बने हैं और इंग्लैंड और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना रहे हैं। और जब हमारा संविधान बन गया तो हमने गवर्नर जनरल का पदभार अपने राष्ट्रपति को दे दिया और गवर्नर राज्यपाल होने लगे, जिनकी नियुक्ति हर राज्य में होती थी और अब भी हो रही है। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो गूगल का प्यार होता है ये क्षणभंगुर होता है। आज प्यार हुआ, कल
दुराव हो गया और अलग हो गए, देखा भी नहीं है एक दूसरे को। लेकिन पुराने समय में जब गूगल जैसी सुविधा नहीं थी, बात करने के लिए लोग तरसते रहते थे, 6-6 महीने बात नहीं हो पाती थी प्रेमी प्रेमिका की। पत्रों के माध्यम से आदान प्रदान होता था भावनाओं का, तो वह प्यार जो होता था वो स्थायी होता था, क्योंकि वह बहुत दिनों तक साधना के उपरांत किसी को मिलता था। तो उसके लिए मनुष्य जीवन लगा देता था और कुछ भी करने के लिए हर समय तैयार रहता था। प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका प्रेमी के लिए, ऐसी भावनाएं होती थी, क्योंकि प्यार विरह की भट्टी में तप करके निकलता था। और ऐसे में यदि कुछ विपरीत परिस्थितियां आ जाती थी तो लोग आत्महत्याएं कर लेते थे। आजकल कोई नहीं करता है, पहले बहुत होती थी। प्यार में धोखा खा गया, कुछ गड़बड़ हुआ, लोग तुरंत आत्महत्याएं कर लेते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि उनके पास से सब कुछ छिन गया है। ऐसे ही एक दौर था 1968 का, जब एक गाना आया, कहाँ चला ऐ मेरे जोगी जीवन से तू भाग के, किसी एक दिल के कारण यूँ सारी दुनिया त्याग के, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए। ये गाना जब आया था 1968 में, तो इसने आत्महत्या जो प्यार में लोग करते थे उसकी दर बिल्कुल घटा दी। यानी इसके बाद में आत्महत्याएं कम होना शुरू हो गई प्यार में। तो इसमें यही दिखाया था कि यदि हमसे कोई ब्रेक ले लेता है तो भी हमारा जीवन थोड़ा न लिए चला जाता है। हम फिर से संघर्ष करेंगे, फिर से पुरुषार्थ करेंगे और फिर से जीवन के रास्ते पर लौटेंगे। तो इसके बाद प्रेमियों की दुनिया ही बदल गई थी। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।